आज स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, जिसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक। और भी पोर्शंस हैं लाइक आपका हो जाएगा ऑप्टिक्स, और भी पोर्शंस हैं, इस हो जाएगा आपका मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसमें जो सबसे बड़ा पोर्शन वो रखता है वो आपका ये रखता है, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको आज जो स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में? अरे बोलो, कुछ तो बताए थे ना लास्ट क्लास में। आगे आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि लाइक उसको रिवीजन कर रहे हैं कि भाई कोई बच्चा अगर नया आया तो ठीक है, बाद में कभी आया तो रिकॉर्डिंग देख लेगा, ठीक है। तो एक क्या था बच्चा, एक हो गया आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द सेकंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। देखो अगर फिर से बता रहा हूं कि पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एक जो सोल है वो क्या है आपका चार्ज। तो सब जगह हम लोग चार्ज की बात करेंगे, ठीक है। और साइलेंट नहीं रहना है, उस दिन से पूरे कंप्यूटर में समझाए थे कि थोड़ा बोलना है, ठीक है। तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग चार्ज की बात करेंगे। ये चार्ज ही वो भूत है जो सारा काम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इस चार्ज पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और सिंस इसका नाम क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है रेस्ट कंडीशन। तो यहाँ पे जो आपका चार्ज रहेगा वो किस कंडीशन में रहेगा आपका बच्चा? रेस्ट कंडीशन में रहेगा, ओके। और यहाँ जो आपका चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा? मोशन में रहेगा, ठीक है। अगेन अगर हम लोग बात करेंगे मोशन को, तो दो टाइप से मोशन को हम डिवाइड कर सकते हैं। एक में आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, और एक्स में क्या हो जाएगा? एक्सेलरेटेड मोशन। और डिफरेंट मोशन में और डिफरेंट कंडीशंस में आपका जो चार्ज है वो अलग अलग बिहेवियर शो करता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो चार्ज स्टैटिक कंडीशन, फॉर एग्जांपल अगर चार्ज स्टैटिक कंडीशन में मतलब वेलोसिटी क्या है इसका? 0, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। जबकि अगर चार्ज मोशन में है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ठीक है। और चार्ज अगर मोशन में है प्लस एक्सेलरेशन भी है, ठीक है, तो वहां वो बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। उसके बाद एक्चुअली आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ये वाला पार्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पार्ट, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसमें बहुत सारे चैप्टर्स है, जैसे लाइक करंट हो गया, मैग्नेटिक फैक्टर करंट हो गया, एसी हो गया, ईएमआई हो गया, ठीक है। यहाँ आप क्या पढ़ोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ोगे, कैपेसिटर पढ़ोगे, तो ये बहुत सारे चैप्टर्स आप पढ़ोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिक, ठीक है। अगेन जब हम स्टार्ट किए तो हम ये बात बोले कि पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो चार्ज पे। सारा खेल ही चार्ज का है, ठीक है। मतलब समझो कि अगर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक शरीर है तो चार्ज उसका आत्मा है, और आत्मा नहीं रहेगा तो वो आदमी ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो पूरा खेल किसका है? चार्ज का। तो सबसे पहले हमको यही समझना पड़ेगा कि चार्ज होता क्या है, किस चिड़िया का नाम है चार्ज, किस बला का नाम है चार्ज। तो गिव अ हेडिंग चार्ज, ठीक है। चार्ज कोई बताओ, थोड़ा सा बताए थे। हाँ, बॉडी का प्रॉपर्टी। कैसा बॉडी? ठीक है, जैसे हम बॉडी है तो मेरे पास चार्ज है। और कुछ? चलो एक्सप्लेन करते हैं कि चार्ज आया कैसे, ठीक है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कि भाई चार्ज आया कैसे, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग अपना न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगेन जब आप चार्ज का डिस्कवर हो रहा था, ठीक है, उस समय तक आपको क्या पता था? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता था, ठीक है। और हमको पता है कि अगर दो बॉडी रहेगा, मास m1 और मास m2, तो दोनों के बीच कैसा फोर्स आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अगर वो r डिस्टेंस पे है तो फोर्स का वैल्यू कितना है बताओ? G m1 m2 अपॉन r²। यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो हम क्या किए कि दो इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन को आपस में रख दिए, ठीक है। कितने सेंटीमीटर रखे? मान लो सपोज डिस्टेंस दे दी इसको 1 सेंटीमीटर, ठीक है। वी नो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन? अबे देख के ही बता दो कम से कम, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, भूल जाते हैं अपन लोग, हम भी कभी भूल जाते हैं। तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो प्रैक्टिकली ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास मान लो m, इसका भी मास क्या है? तो अगर दो बॉडी है और सेम मास है या फिर डिफरेंट भी मास है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ क्या ग्रेविटेशन क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए। तो बेसिकली जब हम दोनों में अट्रैक्शन फोर्स निकाले तो मान लो इसको हम एफजी डिनोट किए तो कितना आ गया बताइए? G
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 1031 दोनों में पुट कर देंगे, जी का वैल्यू पुट कर देंगे, आर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पुट करेंगे। जब पुट किए थे तो कितना वैल्यू आया था बताओ मेरे कोई, ठीक है, क्या एग्जैक्ट वैल्यू आया था, एनीवन? अब इसको कैलकुलेट करो, फिर बैठ कर कैलकुलेट करो। 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन अप्रॉक्स ये वैल्यू आया था, ठीक है। अब इतना फोर्स वो क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए था, ठीक है, बट हुआ उसके जस्ट अपोजिट। एक अननोन फोर्स आ गया जो क्या कर रहा था, उसको रिपेल कर रहा था। और कितना आया था वो अननोन फोर्स, तो जो अननोन फोर्स था 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। डिफरेंस देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये दोनों अट्रैक्ट करना चाहिए था, बट एक्चुअली हुआ तो ही नहीं ऐसा, ठीक है। हुआ क्या, एक अननोन फोर्स आया जो काफी हैवी था और रिपेल कर रहा था। तुम देखो यहां से, अगर इसको मान लो Fn भी बोलते हैं, तो Fn इज वेरी 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 ग्रेटर देन F ऑफ G। पता ही नहीं था कहां से फोर्स आया। सेम कंडीशन की यहां पे क्या लिए, इलेक्ट्रॉन लिए, सेम कंडीशन में क्या किया बच्चा, 2 प्रोटॉन लिए, ठीक है, उसको भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखे। फिर यहां देखें Fg कैलकुलेट किए और Fn कैलकुलेट किए, ठीक है, पहले Fg कैलकुलेट किए, कुछ आया, लेकिन यहां भी दोनों का Fg जो भी वैल्यू आया, व्हाट एवर द वैल्यू, अगेन मास ऑफ प्रोटॉन रख देंगे, क्या फॉर्मूला आएगा जल्दी बताओ मेरे को, G m(p) इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। रेडियस आपका 1 सेंटीमीटर देंगे, कैपिटल G का वैल्यू पुट कर देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर देंगे 1.67 × 10⁻27 kg। अननोन फोर्स आया, जो अननोन फोर्स आया वो वेरी वेरी ग्रेटर देन F ऑफ G आया, ठीक है। दिमाग खराब कि भाई ये कैसा फोर्स है। हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हैं, 2 बॉडी है, मास है, अट्रैक्ट करना चाहिए, यहां पे अट्रैक्ट करना चाहिए, यहां भी अट्रैक्ट करना चाहिए, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन जब हम 2 न्यूट्रॉन को रखे आपस में, तो यहां पर हम देखें कि सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स आया, ये जो अननोन फोर्स था ये नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब इतना दिमाग में वहां पर ये समझ में आया कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स के पास कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसा उसके पास है जिसका अलग टाइप का फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो जो हम बोले ना कुछ तो ऐसा, कोई तो ऐसा प्रॉपर्टी है, तो जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास, उसी को हम क्या बोले, चार्ज। जो प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास, उसी को हम क्या बोले, चार्ज। और इसके कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है, उस फोर्स को हम क्या बोले, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स। घुसा दिमाग में, ठीक है। तो बेसिकली आपका चार्ज क्या है, तो चार्ज जो होता है आपका एक ऐसा प्रॉपर्टी, किसके पास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के पास, जिसका एक नया टाइप का फोर्स जनरेट होता है, और हम लोग फोर्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। घुसा दिमाग में, ठीक है। तो यहां से आपका चार्ज का डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो गिव अ हेडिंग चार्ज, ये तो समझ। इट इज एन intrinsic property, it is an intrinsic property of elementary particles, it is an intrinsic मतलब अंदर का, ठीक है, property of elementary particles of matters which gives rise to electric force, between various object, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या हो गया आपका, कूलम। गिव, ऐसा यूनिट क्या होता है आपका, कूलम, ठीक है। ऐसा यूनिट हो गया आपका कूलम, और एक ऐसा क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन लिए तो नेगेटिव लिए, तो बेसिकली हम लोग चार्ज को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चार्ज को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर वन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। 2 टाइप का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा उसको देख लो, जैसे मान लो कोई भी दुनिया में मैटर है, ठीक है, वो न्यूट्रल कंडीशंस में रहता है जनरली, या कोई भी न्यूट्रल कंडीशंस में होना चाहता है, ठीक है। सपोज हम लोग क्या ले रहे हैं, सोडियम ले रहे हैं, ठीक है, सोडियम ले लिए। तो सोडियम के पास हमको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 11, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, बिकॉज इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इतना समझ में आता है, ठीक है। तो प्रोटॉन को हम पॉजिटिव मान ले चले, इलेक्ट्रॉन को क्या बोल दिए, नेगेटिव, ठीक है। तो ये जनरली क्या है आपका, न्यूट्रल है।
क्यों? क्योंकि इसका अगर हम प्रोटॉन को हम लोग +11 ही कर दिए और इलेक्ट्रॉन को -11 ही कर दिए, नेट क्या हो गया आपका? 0। तो अगर हमको इसको पॉजिटिव चार्ज करना है, ध्यान रखना, अगर हमको इसको पॉजिटिव चार्ज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि नेगेटिव वाला टर्म को घटाना पड़ेगा। ठीक है, नेगेटिव टर्म क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब क्या आपका? इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अगर सपोज मान लो यहां से एक इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? रिमूव कर दिए, तो अब इसका कितना प्रोटॉन बचा? 11 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10। तो ओवरऑल क्या गया? प्लस चार्ज हो गया, प्लस ही चार्ज हो गया। मतलब अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उससे हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या किए हैं? निकाले हैं। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन्स को हम निकाले तो इलेक्ट्रॉन्स का कमी आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन इज, ठीक है, तुम लोग मत बोलना जो आया न्यू कौन था, तुम लोग न्यू कौन आपको ना, अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कोई बॉडी है, पहले न्यूट्रल था, पहले सोडियम था, अब इसको सोडियम, इसको क्या कर दिया? इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, Na+ कर दिए, तो क्या इसके मास पे कोई फर्क पड़ा क्या? हाँ बोलो, पड़ा ना? घटा या बढ़ा? घटा। क्या है? देखो सिंपल है, ठीक है बोले भाई, हम क्या किए? इसको पॉजिटिव चार्ज कैसे बनाए? हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले ना, क्या इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता है? अरे होता है कि नहीं होता है? तो जब हम एक अपने से मान लो मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मास निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन वाला फेंक दिया तो कुछ मास तो कम किए ना, ठीक है। तो अगर बॉडी आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया या पॉजिटिव चार्ज हो गया, जब भी बॉडी चार्ज होगा मास हमेशा वेरी करेगा, ठीक है। तो अगर बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगा इट मींस मास क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? ठीक है, सुनो पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन देखिए, इलेक्ट्रॉन निकाल के, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका मास बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो मतलब कोई बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाले हैं और इलेक्ट्रॉन निकाले हैं मतलब उसका मास डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो इट इज द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा आपका? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहां पे मास क्या होगा? डिक्रीज। वेरी गुड। और यहां पे मास क्या होगा आपका? क्या इतना बात समझ में आता है? तुमको क्लियर हुआ? ठीक है। ये एक्चुअली थोड़ा सा एक सेशन को हमने बढ़ा, इसलिए थोड़ा सा हम फास्ट भाग रहे, उस दिन बहुत बहुत ब्रॉड से एक्सप्लेन किया था, आराम से एक्सप्लेन किए थे। हम चाह रहे कि जो बेसिक चीज, अच्छा ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री पूछा चार्ज क्या है क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पूछने वाला, आएगा डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट आज जा रहे हैं, बिकॉज ये टर्म हम ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुके हैं, ऑफलाइन क्लासेस था, उसमें रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ तो कोई इशू है? एक लाइन लिखिएगा यहाँ पे, नोट करके एक लाइन लिखिएगा, when a body is charged, when a body is charged its mass also varies। ये वाला पार्ट नोट कर लो, ठीक है। when body is charged its mass also varies, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख लो, जैसे लाइक यहां चार्ज लिख लो, ये कांटेंट लिख लो या मास लिख लो, ठीक है। चलो फटाफट बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कर दे रहे हैं, प्रोटॉन, हालांकि सब छोटा चीज पता होना चाहिए पर ठीक है, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होगा? माइनस ही, मतलब क्या हो जाएगा? -1.6, ठीक है। और यहाँ क्या जाएगा आपका? प्लस ही। प्रोटॉन को भी प्लस ही में ही लिखेंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास क्या जाएगा बताइए? इसका कितना हो जाएगा बताओ? और इसका कितना हो जाएगा बताओ? 1.674 वेरी गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा आपका? तो ये कॉलम बना लो ताकि कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। नोट किए, ठीक है। राइट अ क्वेश्चन, बाय व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देंगे, डोंट वरी, बाय व्हाट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन क्या बोला कि एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास कुछ होगा, हमको नहीं पता, मास बोल दी m है, तो इसका मास को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मास को क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो अब इंक्रीज करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ देना पड़ेगा। तो हम यहाँ बोला कि हम कितना इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दें, कितना इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दें सो दैट इसका मास कितना बढ़ जाए? +18.2 ग्राम, ठीक है। कैसे बनेगा तुम बताओ? ये लोग को पता, तुम बताओ कैसे बनेगा? तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9, ठीक है। तो अगर हमको इतना मास इंक्रीज करना है तो हमको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 1 इलेक्ट्रॉन।
तो आप क्या कीजिए, जितना मास इंक्रीज करना है उसको 1 इलेक्ट्रॉन का मास से हम लोग सिंपली डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो भाई 18.2 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, इसको भी कर देंगे 10⁻³ kg में कर दिए, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिए 9.1 × 10⁻31, ठीक है। कट जाएगा 2 बार में, कितना आ गया आपका 2 × 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स। एकदम हलवा था, कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा कूलम स्लो पे आना तो मेरे को, ठीक है, हो गया। हाँ ठीक है। हिंट गिव हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्लियर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें पहला लिखिएगा एडिटिव नेचर, बेसिकली आपका 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहला लिखिएगा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, फर्स्ट वन इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्या है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज? ठीक है, ठीक है। जैसे मान लो एक बॉडी है, ठीक है, जैसे ये रूम है, बहुत सारा पर्सन हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के पास नेगेटिव चार्ज हो, किसी को पॉजिटिव चार्ज, किसी के पास हो ही ना, ठीक है। जिससे एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉडीज है, ठीक है। तो उस बॉडीज को हम दिखा रहे हैं, जैसे मान लो ये बॉडी, इसके पास -2 कूलम है, इसके पास +3 कूलम है, जैसे -4 कूलम है, इसके पास -2 कूलम है, ठीक है। ये कुछ प्लस माइनस पे चार्ज है, तो बोल रहा है कि इस पूरे बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा सबका अलजेब्रिक सम होगा, मतलब सिंपली प्लस माइनस कर देंगे। तो इस पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, बोलो कितना है रे? -2 माइनस ये भी -2 हो गया ना, चलो 2 को -2 हो गया, +3 -4 कितना हो गया बताओ? 4 2 6 2 8 -8 +3 कितना हो गया आपका? -5 कूलम, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे, ठीक है, इसको नोट करना, ठीक है, जैसे ये तो एग्जांपल्स में आ गया, मान लो ये +Q1 चार्ज है, -Q2 चार्ज है, ठीक है, -Q4 चार्ज है, +Q3 चार्ज है, -Q5 चार्ज है, तो जो नेट चार्ज होगा बॉडी पे वो क्या होगा? सबका अलजेब्रिक सम होगा। मतलब क्या जाएगा बताओ? +Q1 -Q2 +Q3 -Q4 -Q5, ठीक है। अभी थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है बिकॉज थोड़ा सा थियोरेटिकल चल रहा है, ठीक है। कूलम स्लो आना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। सेकंड क्या था आपका? ठीक है, तो सेकंड लिखिएगा, इसको नोट कर ले एग्जांपल में, ठीक है। ये हो गया। सेकंड वन इज क्वांटाइजेशन। पहला क्या था आपका? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। सेकंड वन इज स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? अबे पढ़ाए तो थे, बता। हाँ क्या? हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल मतलब कंप्लीट रहेगा, आधा अधूरा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मान लो ट्रांसफर भी हो रहा है, मान लो मेरे से कुछ रबिंग किए, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है। एक देखते ना कैसे रब करते हैं, या फिर हम लोग बचपन में करते थे क्लोथ से उसको, ये जो प्लास्टिक उसको रब करते थे, ये चार्ज था, उसके बाद उसको उठा लेते थे। ये बहुत बचपन में लोग किया करते थे, ठीक है। देखना बहुत सारा यूट्यूब वगैरह मिल भी जाएगा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन चार्ज बोलता है कि अगर कहीं चार्ज ट्रांसफर हो रहा है या किसी के पास नेट चार्ज है, ठीक है, तो वो कंप्लीट होगा, आधा अधूरा नहीं होगा, इसलिए बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इट मींस टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज ± n × e, ठीक है। इसको आप ऐसा समझो कि अगर मान लो 2 बॉडी है, बॉडी नंबर 1 बॉडी नंबर 2, ये बॉडी ए है और ये बॉडी 2, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन कुछ ट्रांसफर होना है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि 1.5 चार्ज ट्रांसफर हो जाए, 2.5 चार्ज ट्रांसफर हो जाए, हमेशा कंप्लीट नंबर्स में ट्रांसफर होगा। इधर वो ट्रांसफर का एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसी का मतलब यही है, समझ में आया? क्लियर है, ठीक है। तो कभी भी किसी बॉडी पे अगर नेट चार्ज रहेगा, सपोज एक क्वेश्चन देते हैं, ये हो गया, ठीक है। सपोज मान लो एक बॉडी पे, ठीक है, एक बॉडी पे नेट चार्ज है +1 कूलम, चलो +2 कूलम ले लो, ठीक है, +2 कूलम चार्ज है, तो बॉडी से कितना इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा? अरे भाई प्लस करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। तो हमसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट इट विल बिकम्स +2 कूलम। क्या करेंगे? ठीक है, तो सिंपल बात है, नेट चार्ज बॉडी पे क्या है आपका? बॉडी पे नेट चार्ज क्या है? का फॉर्मूला क्या है? +- n × e। व्हाट इज n? Q/e। तो n कितना जाएगा बताओ? Q कितना बच्चा? 2, और ये कितना है आपका? ठीक है, जो होगा ये, दिस इज योर आंसर। समझे? सॉल्व कर सकते हैं इसको, हाँ या ना? देखो
4 से 5 बार हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप देखो तो, 4 एकम 4, 2 4 8, ठीक है। ये अप्रॉक्स इतना इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब ये पॉइंट में नहीं क्या, अच्छा +5 है ना, तो कितना हो जाएगा आपका +9 नहीं नहीं ये भी होगा ना प्लस, अरे सॉरी, ठीक है ये हो जाएगा। हम ये 5 को पावर में ले रहे थे, कितना हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 1.25 इंटू 10 टू द पावर 19, ठीक है। ये समझ में आया कि वैसे हवा में जा रहा है, ठीक है, बेसिक है, ये सब पढ़े हुए हो, ठीक है। तो सिंपल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड टॉपिक, इसको नोट कर लो, लिखिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। बस वही लाइन लिख लो, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक लाइन लिख लो, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, कूलम्स लॉ। इसको मिटा दें। अब थोड़ा कुछ ढंग का चीज आया है और मजा भी आएगा। गिव हेडिंग कूलम्स लॉ। ठीक है, हम ये जान लिए कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। हम बोले कि भाई चार्ज किसी क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस बात पे भी बात करें किसी बॉडी को चार्ज हम कैसे करते हैं, 3 प्रोसेस होता है, बट थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शंस में आते हैं, ठीक है, कितना थ्योरेटिकल पढ़े। तो इतना समझ में आ गया चार्ज क्या होता है, और हम बोले कि चार्ज एक फोर्स जनरेट कर रहा था, तो भाई कितना फोर्स जनरेट कर रहा था। अभी हम कहा कि मैं 2 चार्ज रख दिए, दोनों के बीच फोर्स तो आ रहा, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि फोर्स आ कितना रहा। तो कूलम्स बाबा है और इन्होंने बोला कि भाई क्या क्वांटिटी होगा, क्या मैग्नीट्यूड होगा, अगर 2 चार्ज है उसके बीच कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उन्होंने बोले, ठीक है, कि अगर मान लो कोई चार्ज, एक Q1 चार्ज है और एक Q2 चार्ज है, 2 चार्ज है, मेरे भी प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, और मान लो इसके बीच का डिस्टेंस क्या है आपका R है, इसके सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस क्या है आपका R है। तो दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि दोनों सिमिलर चार्ज है या अपोजिट नेचर का चार्ज है। तो दोनों के बीच जो फोर्स आएगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रोडक्ट के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के स्क्वायर, ठीक है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या, दोनों कंबाइन करो तो F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एंड वी नो कि अगर प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे क्या डालेंगे, कांस्टेंट, तो गिव अ कांस्टेंट, तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, वेयर K जो होता है कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम्स कांस्टेंट। तो K जो होता है आपका क्या होता है बच्चा, कूलम्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर 9। यूनिट क्या जाएगा, ध्यान से यूनिट देख लो, क्या जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। एंड K का जो एक्सप्रेशन है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो एक लाइन लिखो तो पहले, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस डैश देके, ठीक है, डैश देके, F is directly proportional to product of charge and inversely proportional to the square of the distance between them। प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, कांस्टेंट डालेंगे, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। और ये कंप्लीटली किस पे, K किस पे डिपेंड करता है, अगर हम ये बात पूछे कि K डिपेंड किस पे करता है, ठीक है, तो मीडियम पे डिपेंड करता है, उसके बीच में क्या मीडियम है, ठीक है, इसको नोट कर दो पहले, ठीक है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है। अब सिमिलर चार्जेस क्या होगा, रिपेल करेगा, और अपोजिट चार्जेस क्या होगा, अट्रैक्टिव। तो नोट में करके लिख लो, सिमिलर चार्जेस, सिमिलर मतलब कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा तो रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव रहेगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। जैसे मैं इसको डायग्राम, ये हो गया, ठीक है। जैसे अगर मान लो, अच्छा ये परमिटिव, इस पे हम लोग आगे भी बात करेंगे परमिटिविटी पे, ठीक है। ये क्या मीडियम पे डिपेंड करता है, मतलब 2 चार्जेस के बीच जो लगने वाला फोर्स है उसके बीच का क्या मीडियम है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। बस ये देख लो कि अगर मान लो एक प्लस Q है और यहाँ भी क्या है प्लस Q है, तो इसका कैसा फोर्स लगेगा आपका, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, ठीक है।
और अगर यहाँ प्लस क्यू है और माइनस क्यू है तो कैसा फोर्स लगेगा आपका? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक है। और एक ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो भी कैसा लगेगा आपका? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इसलिए एक लाइन लिखना कि रिपल्सिव सेम चार्जेस सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब जो ये फोर्सेस रहेगा वो सेंट्रल रहेगा, मतलब सेंट्रल लाइन को एडिट करेगा, ठीक है, उस लाइन के अलॉन्ग लगेगा। दूसरी बात है कंजर्वेटिव नेचर रहता है ये सब, ठीक है। जैसे इसका जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास को लाइन मिला है ना, उस लाइन के अलॉन्ग लगता है फोर्स। ऐसा नहीं कि इधर मिल रहा है इधर फोर्स लग गया। जैसा सपोज इसका सेंटर ऑफ मास ये है और ये मास ये है, तो ऐसा नहीं कि इस पे इधर फोर्स लगा देगा। उस लाइन को मिला उस सेंटर ऑफ मास को मिलाने वाला जो लाइन है ना, उसी लाइन के अलॉन्ग वो फोर्स लगता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या होता है? कंजर्वेटिव नेचर होता है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम एक इधर हो गया ना, एक क्वेश्चन पे आए, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना आज? फास्ट इसलिए किया बिकॉज बहुत चीज हम पढ़ा चुके थे इसमें, ठीक है। चलिए अब मजा आएगा, ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन पहला, ठीक है। प्लस 4e है, एक चार्ज है और प्लस e है, ठीक है। इसके बीच का जो डिस्टेंस है मान लो है आपका 10 सेंटीमीटर। फाइंड इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होगा फॉर्मूला? ये मान लो Q1 है और ये क्या मान लो आपका? इजी है, वेरी इजी, ठीक है। चलो थोड़ी ना तो 4 कूलम कर दो, ये ज्यादा इजी रहेगा, तो फिर फंसोगे। 1 कूलम है प्लस 1 कूलम है ये प्लस है, तो फॉर्मूला होगा क्या होगा बताओ? फोर्स का फॉर्मूला दोनों के बीच कैसा लगेगा? K Q1 Q2 अपन कैसा रहेगा? नेचर क्या रहेगा? रिपल्सिव नेचर रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इसको इधर देगा और ये इधर लगेगा, सेम फोर्स लगेगा, ठीक है। तो K का वैल्यू कितना बताओ? Q1 कितना हो गया आपका? 4 कूलम और ये हो गया 1 डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर ना, तो 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऊपर जाएगा 100 तो कितना आ जाएगा देखो तो? 9 4 जा 36 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 100 हो गया आपका 36 इंटू 10 टू द पावर 11। एकदम हलवा था। मान लो स्प्रिंग है, दोनों का मास m है और दोनों पे चार्ज q है, प्लस q है, ठीक है। इसका आपका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और ये L0 है। L0 इसका इक्विलिब्रियम लेंथ है, ठीक है। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। इधर नोट मिटा दे, या कितना इलोंगेशन होगा? एक्सटेंशन इलोंगेशन लिख दो, ज्यादा क्लियर होगा। और कंडीशन ये है कि जब हम इसको प्लेस किए तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब अपने नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। चलिए, ऑफकोर्स है कि दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स आएगा? रिपल्सिव फोर्स आएगा। तो जब रिपल्सिव फोर्स आएगा तो हो सकता है कि नेचुरल लेंथ से थोड़ा बढ़ जाए। अरे हाँ है ना, क्यों? क्योंकि दोनों में कैसा फोर्स आ रहा है? रिपल्सिव फोर्स आ रहा है। हो सकता है कि जो लेंथ L0 था अब जो बढ़ के क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया। कितना बढ़ गया? मान लीजिए कि L0 प्लस एक्स बढ़ गया। अरे हाँ है ना। अब तुम देखो कि तुम्हारा चार्ज का पोजीशन क्या हो गया? ये चार्ज का पोजीशन हो गया और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? L0 प्लस एक्स। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? किसके कारण? चार्ज कारण। और अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या करेगा? उसको अपोज करेगा, भाई वापस आ जाए, ठीक है। और एक ऐसा कंडीशन आएगा जब दोनों क्या जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में, मतलब इधर वाला फोर्स बराबर, अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो इधर वाला फोर्स बराबर इधर वाला फोर्स, जब इसका एफबीडी बनाओगे तो इधर वाला फोर्स बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगा ना, कैसे पसंद जाएगा? हो सकता है इतना ज्यादा चार्ज दे दे कि स्प्रिंग को तोड़ के निकल जाए, वो अलग कंडीशन हो गया। लेकिन हम लोग इतना चार्ज नहीं दिए हैं, ठीक है। हम ये मान के चले कि मेरा स्प्रिंग बेकार ना होगा। ये फील कर पा रहे हो कैसा हो रहा है? पक्का है ना, ठीक है। तो अब बताओ कि अब देखो पोजीशन में डिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है। तो भाई फोर्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? K Q1 Q2 अपन डिस्टेंस कितना हो गया? वेरी गुड, L0 प्लस एक्स का इतना समझ में आया। और स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? K इंटू एक्स। नेगेटिव क्यों देंगे अगर इसका हम एफबीडी बनाएंगे? हाँ ठीक है भाई, इधर लग रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इधर लग रहा है आपका स्प्रिंग फोर्स, ये लग रहा है ना। तो क्या दोनों को बराबर कर देंगे इक्विलिब्रियम पे? तो वी कैन से दैट एफ एस बराबर एफ ऑफ ई। ये कितना हो जाएगा आपका? K इंटू एक्स और ये क्या जाएगा आपका? K Q अपॉन L0 प्लस एक्स का। अब यहाँ से क्या बनेगा आपका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा और इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब जैसे यहाँ वैल्यूज अगर दिया रहेगा तो मेरे लिए इजी हो जाएगा एक्स निकालना, ठीक है। तो यहाँ से आपको फाइंड करना है एक्स। अच्छा ओ सॉरी, इसको आप केएस कर दो। नहीं बिल्कुल कैसे है, ठीक है। और इसको आप ये सही बोला, इसको केएस कर दो, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या फाइंड करना है? आपको एक्स। ये सवाल समझ में आया। अब इसको हम सॉल्व नहीं करने वाले। यहाँ पे एक बॉल रखें,
वट एवर इट्स मास, मान लो इसका मास m है, चार्ज क्या है आपका, इस पर q है, चार्ज क्या है आपका, छोटा हो रहा है क्या, देखो तो उसमें दिख रहा है क्या, काफी छोटा हो गया ना, चार्ज पे मान लो q है। अब यहाँ पे एक मासिक बॉल लिए जिसका मास मान लो, इसमें क्वेश्चन में 8 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर पता रहेगा नहीं तो कुछ भी अगर मन से वैल्यू डाल देंगे उसका आंसर निकालें, कुछ मिस्टेक हो गया पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसका मास m है, जो कि m जो दिया हुआ है आपका 8 ग्राम है, ठीक है, और इस पर चार्ज है प्लस q, और जो प्लस q दिया हुआ है उसका वैल्यू दिया हुआ है 5 × 10⁻⁸ कूलम, और इसको हमको लटकाना है 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे, मतलब इसको हवा में रखना है। मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर इस बॉल का नाम b है और इस बॉल का नाम a है, और अगर बॉल b का मास, इसका मास मान लो m2 है, इसका मास मान लो m1 है, तो इस b बॉल को 5 सेंटीमीटर हवा में लटकाना है, जिसपे चार्ज कितना है आपका 5 × 10⁻⁸ कूलम। तो व्हाट मस्ट बी द चार्ज पुट ऑन बॉल a, और उसका नेचर क्या होगा, सो यू हैव टू फाइंड q, ठीक है, q यहां पे चार्ज कितना होगा, सो दैट ये हवा में लटका हुआ है। क्वेश्चन समझ आ गया ना, अभी क्या लिखवा दे, पूरा लिखवाने में थोड़ा समय लग जाएगा। मैंने फिर से बोला व्हाट मस्ट बी चार्ज पुट ऑन a so that it will, the ball b will float on air at a height of 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लटक गया है, भूत आ गया है। ऐसे देख के हम जादू कर सकते हैं ना, ओ देखो उड़ रहा है, अरे कितना अच्छा दिख रहा है, आजकल यही हो रहा है ना, जादू दिखा के फिर भाव बन जाएंगे, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। क्या कैसे बनाएंगे बताओ, इजी, वेरी इजी, क्या करेंगे पहले बताओ, यहाँ पे चार्ज क्या देंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, बहुत अच्छा, क्योंकि इसको हवा में लटकाना है, इसको खींचना नहीं है, आ जाओ तुम मेरे पास, ठीक है, और उसको किसे बैलेंस कर देंगे, हाँ तो कर बैलेंस, वेरी गुड, तो बैलेंस कर, बना, शकल नहीं देख मेरा, तुमको क्या लग रहा है बैठ के सारा सॉल्व करे, तुम ऐसे राजा टाइप से बैठे रहो, अरे हम तो राजा हैं, क्या सॉल्व करो। देखो प्रॉब्लम क्या होता है ना, सुनो, बहुत में तुम लोग में क्या होगा कि तुम लोग को पता होगा कि हमको इसका आंसर आता है, ठीक है, बहुत शार्प हो गए, बहुत सारा दोस्तों समझता है ना अपने आप में, लाइक आजकल का तुम लोग का जो ट्रेंड है इसमें बहुत सारा हम बहुत शार्प है, अरे हम तो फोड़ देंगे, बना देंगे, वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये कुछ ऐसा हो गया कि मान लो रनिंग है, बहुत पतले हो, खूब दौड़ते हो, कभी दौड़ते थे, बहुत शार्प थे आज से 20 साल पहले, लेकिन अभी आपको क्या करना है, रेस में पार्टिसिपेट करना है। तो तुमको लगेगा कि हम बहुत दौड़ रहे हैं, बहुत दौड़ते थे किस जमाने में, लेकिन अभी का सिनेरियो चेंज हो गया ना, जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे, तो जब आप एक्चुअल रनिंग करोगे तो आप हो सकता है बहुत पीछे चले जाओ। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको आता हुआ रहेगा, लेकिन आपको सॉल्व करने का नहीं आएगा, आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता होगा, तो आप फंस जाओगे। इसीलिए कैलकुलेशन बहुत मस्ट है, चाहे इजी सवाल है और चाहे टफ सवाल है, सबको बराबर आपको रिस्पेक्ट करना है। कोई नहीं कि ये सवाल बहुत इजी और ये आराम से बन जाएगा, नहीं, आपको इक्वल रिस्पेक्ट करना है। ये कुछ ऐसा है कि छोटे को भी रिस्पेक्ट देना और बड़े को रिस्पेक्ट देना, कि ना किसी से डरना ना किसी को मजाक उड़ाना। इज दैट क्लियर? चलो, हाँ इसका मास m2 का मास है आपका 8 ग्राम, ठीक है। मैं बताऊं, ऑफकोर्स इसको लटका के रखना है तो इसका बीडी बनाते हैं, है ना। तो अगर ये m2 है तो नीचे क्या लगेगा आपका m2g। अब अगर इसको बैलेंस करना है तो ऊपर में क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स, और ये फोर्स किसके कारण आएगा, इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो वी कैन से दैट, इसको Fe बोल देते हैं। अगर इसको बैलेंस करना है तो F of E मस्ट बी इक्वल टू m2g। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F of E बताओ, K Q1 Q2 अपॉन r², ठीक है। और ये हो जाएगा आपका m2 इंटू जी, ठीक है। सबको ऐसा ही कन्वर्ट कर, ठीक है। देख K कितना हो गया आपका, Q1 कितना है, इसको Q1 किसको बोले हम लोग, किसी को क्या फर्क पड़ता है, इसको Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो। तो Q1 हो गया आपका Q, और Q2 कितना बच्चा, डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो 5 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज mg, m कितना है 8 है ना, तो 8 × 10⁻³ और g का वैल्यू 10 ले। अब क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, अरे हाँ या ना, ये तो हलवा हो गया। आंसर बताओ, इसे मुंडी मत करो, हाँ हाँ क्या हुआ 44 पर समथिंग क्या होता है, समथिंग क्या होता है जी, समथिंग। आंसर बताइए एग्जैक्ट कितना आ रहा है, क्यों नहीं है, यही कैलकुलेशन बेकार है ना, यही तो सीखना है, कैलकुलेशंस करना। मैं बार बार बोल रहा हूं, कैलकुलेशंस करना है। यहां भी एक चार्ज रख दिया प्लस Q, और यहां भी एक चार्ज रख दिया प्लस Q, ठीक है। आपको बताना है कि एक थर्ड चार्ज मान लो कहीं रैंडम रख दिए, ये डिस्टेंस आ रहा है, एक थर्ड चार्ज किसी पोजीशन पर रख दिया Q पे, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, सो दैट तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q प्लेसिंग बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सो दैट ऑल चार्जेस विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। एक सवाल लिखो, ये होमवर्क सवाल ही देते हैं, छोड़ दे, एक स्क्वायर बनाए और बहुत सारा चार्ज रख दिए,
ठीक है। और हम किसी एक पे बता देंगे कि बताओ, किसी एक पे मान लो बोलेंगे इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दूसरी बात, इसको वेक्टर के टर्म में भी हम डील करेंगे। जरूरी नहीं हो कि हमेशा स्केलर फॉर्म में दिया रहेगा, स्केलर फॉर्म बहुत ऑब्सोल्यूट हो गया, बहुत पुराना हो गया, उससे वेक्टर के फॉर्म में दे दे, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये पूरा अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर पूरा आपका अच्छा है, ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम में लड़ सकते हैं, क्योंकि यही एक पोर्शन जो दिमाग तंग करेगा। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन ये वाला इतना लंबा चीज है ना कि इसको याद करो ये भूल जाएगा, तो प्रैक्टिस बहुत करना है, ठीक है। तो जो अगर ग्रुप वगैरह होगा तो उसमें हम क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, कुछ सॉल्व डाल देंगे, कुछ अनसॉल्व डाल देंगे। अभी पीवाईक्यू डालेंगे, जब पूरा पढ़ लोगे तब पीवाईक्यू डालेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू क्या होता है ना कि 3-4 कॉन्सेप्ट्स का, हाँ सिंगल कॉन्सेप्ट होगा तो ठीक है, बट जनरली जो भी पीका होता है 3-4 कॉन्सेप्ट मिला के होता है, तो लास्ट में करेंगे, ठीक है। या कोई एक बुक का प्रीफर कर सकते हो, ठीक है, जो आप बुक प्रीफर कर रहे हो, ठीक है, तो वो धीरे धीरे जब फर्दर क्लासेस होंगे तो, ठीक है। चलो।